कि बोरॉन का जो मेजर सोर्स है वो बोरेक्स है, कैर्नाइट है, कोलेमेनाइट है। ओके, ये बातें बता दिया था मैंने आपको। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन। फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन में कंडीशन मैंने आपको बताया कि जब B2O3 का रिएक्शन आप कराएंगे Mg के साथ, है ना, B2O3 का रिएक्शन जब आप कराएंगे Mg के साथ, तो चूंकि ये जो बोरॉन है ना वो एलोट्रॉपी शो करता है ना। एलोट्रॉपी का मतलब फॉर्म में एग्जिस्ट करता हूं, तो ये बात भी मैंने क्या होता है आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा कि जिसमें रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट नहीं होता है ना, और क्रिस्टलाइन क्या होता है जिसमें रेगुलर पैटर्न ऑफ क्या होता है अरेंजमेंट। ठीक है, ये तमाम तरीके की जो बातें हैं सारी बातें मैंने आपको कल बताया था और आज उसके आगे मैं बताऊंगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों कि बोरॉन क्रिस्टल जो है वो B12 यूनिट रेगुलर आइकोसहेड्रॉन का फॉर्मेशन करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हेडिंग में लिखिएगा कि बोरॉन, हेडिंग मतलब कंटिन्यू करिए टॉपिक को, कि बोरॉन क्रिस्टल हैज boron crystal has B12 unit regular icoshedron, रेगुलर आइकोसहेड्रॉन। ओके, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखें, रेगुलर आइकोसहेड्रॉन। तो ये बात मैंने आपको बता दी। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं बताता हूँ। आइकोसहेड्रॉन कैसा होता है देखो, यहाँ एक बोरॉन है, यहाँ एक बोरॉन है, यहाँ एक बोरॉन है और यहाँ एक बोरॉन है। ठीक है, ये हो गया बच्चों आइकोसहेड्रॉन। टोटल काउंट करो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल यहाँ बोरॉन 12 है और ये आइकोसहेड्रॉन का इसी तरह का अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे बॉन्ड नहीं है बच्चों, है ना, ये बात ध्यान रखना। समझ गए? तो ये मैंने आपको बता दिया। ओके, ये कंडीशन आप ध्यान रखना। ड्रॉ करो इसको, कर लिए होंगे ड्रॉ आप। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि बोरॉन के बारे में मैंने आपको कल ही लिखवाया था कि जो बोरॉन है, बोरॉन जो है, इस बोरॉन के बारे में मैंने आपको बताया था कल ही कि बोरॉन में कंडीशन क्या होता है, बोरॉन में कंडीशन क्या होता है, कि बोरॉन हार्ड होता है ना, और बैड कंडक्टर क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये बातें मैंने कल भी बताया था। इसके बाद आप लिखेंगे कि जो बोरॉन रॉड है ना, इसका यूज मैं आपको बताने जा रहा हूं। बोरॉन रॉड कॉमर्शियल यूज इसका एज ए बोरॉन रॉड होता है। अब इसका कहाँ यूज होता है, तो बच्चों हम लोग बोरॉन रॉड का यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में।
और क्यों करते हैं? तो किसी न्यूक्लियर रिएक्टर को कंट्रोल करने के लिए, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना, तो कंट्रोल करने के लिए हम लोग बोरॉन रॉड का यूज करते हैं। कैसे कंट्रोल करता है? तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूट्रॉन रिलीज होता है ना। ये जो बोरॉन है ना, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, फीसन होता है। अब फीजन के ड्यूरेशन में न्यूट्रॉन रिलीज होगा, उस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा कौन? ये बोरॉन का रॉड। ठीक है, समझ गए? जो न्यूट्रॉन जनरेट होता है ड्यूरिंग फीजन, है ना, तो ये बात ध्यान रखना। क्या लिख लो? दिस इज commercially used as boron rod for control nuclear reactor absorb न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये बात बच्चों ध्यान रखना, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी मैंने आपको बता दिया, इसका ध्यान रखिएगा। बस कहीं पूछेगा बताओ इसका क्या यूज है, कहाँ करते हैं कमर्शियली यूज, तो आप बता देना, और कुछ करने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है ना, ये बात का ध्यान रखना बच्चों। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ बोरॉन, है ना, रिएक्शन ऑफ बोरॉन विथ एयर। ओके, तो हेडिंग लिखिएगा, रिएक्शन ऑफ बोरॉन विथ एयर। अंडरस्टैंड बच्चों? सबसे पहले एक बात बता दे, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है ना, उसके हिसाब से यहाँ रिएक्शन हम करवाएंगे। सबसे पहले देखो कि जो बोरॉन है जब O2 से रिएक्ट करेगा, उसके लिए उसको हीट करना पड़ेगा, ऐसे नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता। जैसे हीट करते हैं तो ऑक्सीजन इस पर अटैक करता है, ये फॉर्मेशन करता है B2O3 का, बोरॉन ऑक्साइड का। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडीशन B2O3। समझ गए बच्चों? और आपको मैं बता दूं कि ये B2O3 जो है ना, वो एनहाइड्राइड है बोरिक एसिड का। एनहाइड्राइड क्या होता है? जब किसी एसिड से वाटर रिमूव करेंगे, वाटर रिमूव करने के बाद जो ऑक्साइड जनरेट होता है, उसे हम कहते हैं बच्चों एनहाइड्राइड। अंडरस्टैंड? समझ में आया? समझ में आया एनहाइड्राइड किसको कहते हैं? जब किसी ऑक्सी एसिड से वाटर रिमूव करेंगे, वाटर रिमूव करने के बाद जो ऑक्साइड आपको मिलेगा, उस ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? एनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट रिएक्शन हो गया बच्चों। दूसरा देखो, जब बोरॉन N2 से रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करने के बाद ये बोरॉन नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है Bn, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोरॉन, बोरॉन नाइट्राइड, बोरोन नाइट्राइड कहेंगे। ठीक है, अब देखो इस पे B पे +3 और N पे -3, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर बाबू इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, सपोज आपने करा दिया हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, H+ और OH- जनरेट होगा। OH- इस पे अटैक करेगा और H+ इस पे अटैक करेगा, है ना, पॉजिटिव के साथ निगेटिव और निगेटिव के साथ पॉजिटिव। तो अब जाके क्या बना लेगा, यहाँ से बनेगा BOH3 और साथ में बनेगा NH3। देखो ये जो BOH3 है, इसका नाम क्या हो गया आपका? बोरिक एसिड। बोरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, रिलेटेड टू ग्रुप नंबर 13, बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत बार एग्जाम में आया है। खास करके इसका बेसिसिटी याद रखना बच्चों 1, है ना, और बिहेव एज लेविस एसिड। एन फैक्टर क्या हो गया इसका 1, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा इसका? M/1, है ना, ये बात याद रखिएगा। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? गिव मी आंसर प्लीज। ये रिएक्शन ऑफ बोरॉन विथ एयर समझ में आया आपको? कोई प्रॉब्लम किसी को? गिव मी आंसर प्लीज। आगे बढ़ूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, जल्दी से बता दो। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखिएगा रिएक्शन, रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस। रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस, ठीक है।
तो सबसे पहले देखो बोरॉन जो है जब NaOH से रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन करता है ये NaBO2 का, और प्लस एच रिलीज होता है। देखो बैलेंस हम नहीं कर रहे, बार बार बता रहा हूं, बैलेंसिंग में नहीं कर रहा हूं। इसका नाम होता है बच्चों सोडियम मेटाबोरेट, जिसमें ये Na प्लस BO2 पे माइनस होता है, सोडियम मेटाबोरेट। ठीक है, दिस इज सोडियम मेटाबोरेट। ओके, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो कंडीशन मैंने आपको बताया इसको आप ध्यान रखना। दूसरा कंडीशन आप देखो, अगर बोरोन का रिएक्शन आप कराते हैं H2SO4 के साथ तो ये बनाएगा BOH3 और प्लस SO2 गैस। नेक्स्ट अगर बोरोन का रिएक्शन आप कराते हैं HNO3 के साथ, देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये नाइट्रिक एसिड है ना। तो यहां से क्या बन जाएगा आपका BOH3 और प्लस NO2 गैस। इसका स्ट्रक्चर आपको पता होगा बच्चों, N डबल बॉन्डो, कोऑर्डिनेट बॉन्डो, OH। ग्रुप 15 में आपने पढ़ रखा होगा। इसका बेसिसिटी क्या होगा 1, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेसेबल दिख रहा है ना। याद रखना इक्विवेलेंट वेट इसका क्या आ जाएगा m/1। इक्विवेलेंट वेट आप पढ़े हो ना, इक्विवेलेंट वेट पढ़े हो ना। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है पता है ना, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। अंडरस्टैंड, समझ गए। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। और एन फैक्टर निकालने का 5 तरीका है, ABCNV। A फॉर एसिडिटी, B फॉर बेसिसिटी, C फॉर चार्ज, B फॉर वैलेंसी, है ना। और N फॉर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चूंकि ये एसिड है इसका बेसिसिटी 1 होगा, इसलिए इक्विवेलेंट वेट m/1 है ना। इसका स्ट्रक्चर भी आपको पता होगा बच्चों, S डबल बॉन्डो OH और ये OH। देखिए ये दो हाइड्रोजन है यहाँ पे जो O के थ्रू कनेक्टेड है इससे, इसका जो बेसिसिटी वो क्या हो गया बच्चों 2 हो गया, है ना। बेसिसिटी H2SO4 का क्या हो गया 2 और HNO3 का क्या हो गया 1। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना। समझ गए बच्चों, ये एसिड और बेस के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये मैंने आपको बताने का काम किया और आपने समझने का काम किया। हम दोनों ही काम कर रहे हैं, है ना। चलिए लिखिएगा इसके बाद कि रिएक्शन ऑफ बोरॉन विथ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों, इसमें कंडीशन कैसा हो जाएगा कि बोरॉन प्लस मैग्नीशियम, है ना। सीधी बात कि बोरॉन पे आएगा -3 चार्ज और Mg पे आएगा +2। क्रिस क्रॉस रूल लगा देंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या 3, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा B2 Mg, सॉरी Mg3 Mg3B2, है ना। सेम ऐसे ही होगा नेक्स्ट कंडीशन में भी, सेम ऐसे ही होगा नेक्स्ट कंडीशन में। कैसा कि बोरॉन जो है जब कैल्शियम से रिएक्ट करेगा, है ना, बोरॉन पे फिर से -2 चार्ज, -3 चार्ज और कैल्शियम पे +2, क्रिस क्रॉस रूल लगाएंगे, क्या बन जाएगा यहाँ से Ca3B2। ठीक है, तो ये आपको बन गया। समझ गए बच्चों, तो ये रिएक्शन हो गया, मैंने आपको रिएक्शन बता दिया। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं एक इंपॉर्टेंट बात, है ना, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, तो जब इसका आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस दैट इज H+ और OH-, तो देखो यहाँ तो एक Ca+2 है और B-3 है ना। तो H यहाँ पे अटैक करेगा इसके पास और OH- अटैक करेगा Ca+2 के पास, क्योंकि निगेटिव चार्ज पॉजिटिव पे जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव पे जाएगा, है ना। तो ये कंडीशन बच्चों ध्यान रखना। समझ रहे बात, ये कंडीशन जो है आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा ये CaOH ट्वाइस बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस और प्लस BH3 बनेगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया ये हो जाता है अनस्टेबल, है ना। ये अनस्टेबल होता है इसलिए ये इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये डायमराइज हो जाता है। डायमर, डायमर मतलब दो मिलके आपस में मरेंगे और एक नए फॉर्म में जनरेट होंगे, उसको बोलेंगे डायमर। तो ये जब डायमराइज हो जाएगा बच्चों, डायमर का फॉर्मेशन करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका B2H6। ठीक है, डायमर हो जाएगा क्या आपका B2H6, इसको हम लोग बोलते हैं डाइबोरेन।
डाई बोरेन। ये BH3 में एग्जिस्ट नहीं करता, आगे डाइमराइज हो जाता है। क्लियर? क्लियर बच्चों यहां तक? कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम किसी को है? बोलो जल्दी। नो सर, चलो ठीक है। खुशी, बहुत दिन बाद मैसेज किया आप तो। प्रणय, चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप B2H6 में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहां से बनता है H3BO3 और प्लस H2। ये बात याद रखिएगा। डायबोरन में जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तब भी बोरिक एसिड बनेगा और साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस साथ में यहां से रिलीज होता है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कंपाउंड ऑफ बोरॉन। ध्यान से देखिएगा, क्या पढ़ाने जा रहे हैं? कंपाउंड ऑफ बोरॉन। इंपॉर्टेंट कंपाउंड मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बोरॉन का। ठीक है, तो लिखिएगा जरा, कंपाउंड, कंपाउंड ऑफ बोरॉन, कंपाउंड ऑफ बोरॉन। कंपाउंड ऑफ बोरॉन बच्चों, फर्स्ट कंपाउंड जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आपका B2O3 है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोरॉन, बोरॉन ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, या फिर इसको हम बोलते हैं बोरॉन सेस्क्यू ऑक्साइड। सेस्क्यू ऑक्साइड क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि सेस्क्यू हम लोग यूज करते हैं प्रीफिक्स फॉर 1.5, 1.5 मतलब 3/2 के लिए। और यहां अगर आप देखें तो B2O3 में से अगर आप 2 कॉमन निकालिए बाहर तो क्या हो जाएगा? BO3/2, है ना? तो BO3/2 भी बन सकता है यहाँ पे, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? बोरॉन सेस्क्यू ऑक्साइड या फिर नॉर्मली बोरॉन ट्राइऑक्साइड। ओके बच्चों, इसको लिख लो, ध्यान से लिखते जाओ। लिख लिए? चलो, इसके बाद है, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपका कि कैसे इसको हम प्रिपेयर करते हैं। वो तो बता ही दिए कि जब B+O2 रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा यहां से बच्चों? B2O3। ये मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना? ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो वापस से ये रिएक्शन लिखिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि रिएक्शन बार बार रिएक्ट होगा तो ये बार बार चलेगा, बार बार रिपीट होगा, आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन है B2O3 का कि बोरॉन में जब O2 हम ऐड कर देंगे तो B2O3 बन जाएगा। अगर आगे हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ऑर्थोबेरिक एसिड बन जाएगा। याद रखना कि जब भी ऑक्साइड हो एसिडिक, उसमें वाटर ऐड कर देंगे तो ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ऑक्सी एसिड से वाटर रिमूव कर लेंगे तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड है बच्चों प्रिपरेशन का फ्रॉम बोरैक्स। बोरैक्स, ओके, तो सुनो, ये जो बोरैक्स है इससे हम प्रिपेयर अभी करेंगे। और कैसे वो देखिए, बोरैक्स क्या होता है? Na2B4O7.10H2O। ये आपका बोरैक्स हो गया बच्चों। इसको हम क्या कर देंगे? रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ। ठीक है, HCl से क्या जनरेट होगा? H+ और Cl-, और यहाँ पे ये Na+ और इधर इस पे आ जाएगा -2 चार्ज, 2Na+। ये जो Cl- से इस Na+ पे अटैक करेगा और H+ इसके पोजीशन पे चला जाता है। समझ गए बच्चों? समझ में आ गया? ठीक है ना? और कंडीशन यहां से बन जाता है H2B4O7, इसका नाम है टेट्राबोरिक एसिड। ओके, टेट्रा बोरिक एसिड। ठीक है, टेट्राबोरिक एसिड, ये 10H2 गायब हो गया यहां से। नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर इसका आप हाइड्रोलिसिस करा देते हैं बच्चों, अगर हाइड्रोलिसिस कराइएगा टेट्राबोरिक एसिड का, है ना, टेट्राबोरिक एसिड का, तो यहां से प्रिपेयर होता है H3BO3।
H3BO3, ठीक है। और अगर इससे रिमूव कर लेंगे आप H2O रिमूव कर लेंगे बाय यूजिंग हीट करेंगे, H2 बाहर निकलेगा, तो यहां से प्रिपेयर हो जाएगा आपका B2O3 प्लस H2O। ये चीज याद रखना, ठीक है। B2O3 में H2O डालेंगे तो H3BO3 बनेगा, और H3BO3 से जब H2O बाहर निकाल लेंगे बाय यूजिंग हीट तो B2O3 बन जाएगा। वापस रिपीट करता हूं, देखो ये आपका बोरेक्स है बच्चों, बोरेक्स में HCl डाल दिए ना, तो Na प्लस हट गया, यहाँ पे लग गया H प्लस, तो 2 Na प्लस की पोजीशन में 2 H प्लस लग गया, बन गया H2B4O7, नाम है टेट्राबोरिक एसिड। इसमें वाटर डाल दिए H3BO3 बन गया, इसको हीट कर दिए तो B2O3 बन गया। तो ये हो गया बच्चों प्रिपरेशन ऑफ क्या आपका, ये प्रिपरेशन हो गया B2O3 का, जो कि मैंने दो तरीके से करके बताया, ठीक है। अब मैं आपको थर्ड मेथड बताने जा रहा हूं बच्चों, बाय यूजिंग कोलेमेनाइट। ओके, तो देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, एक बात और मैं बता दूं कि जैसे मैंने कहा था ये सोर्स है प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन के लिए, तो बाबू B2O3 बन गया। अब B2O3 का रिएक्शन अगर हम Mg से करा देंगे, बताओ Mg से करा देंगे तो क्या बना लेगा, MgO प्लस क्या आपका बोरॉन, या Ca से करा देंगे तो क्या बना लेगा, CaO प्लस क्या आपका बोरॉन। तो B2O3 बनाने के बाद आप बोरॉन पे तो जा ही सकते हैं, इसलिए ये सोर्स हुआ किसका, बोरॉन का। अंडरस्टैंड, गिव मी आंसर प्लीज। ठीक है ना, तो जब भी ध्यान रखना, बार बार पढ़ना लिखना, ठीक है, रटना मत, इसको पढ़िएगा बार बार आपको याद हो जाएगा। थर्ड मेथड में लिखना बच्चों, फ्रॉम कोलेमेनाइट, फ्रॉम कोलेमेनाइट। ओके बच्चों, कोलेमेनाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Ca2B6O11, ठीक है। अब देखो इसको क्या कर रहे हैं हम, कोलेमेनाइट में ऐड कर दे रहे हैं Na2CO3 फ्यूजिंग, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है ये बच्चों। Na2CO3 क्या होता है, कार्बोनेट। अब अगर इसका रिएक्शन कराओगे सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स करोगे तो यहां से प्रिपेयर हो जाता है Na2B4O7 प्लस NaBO2, तो सोडियम मेटाबोरेट बन गया एंड सोडियम टेट्राबोरेट बन गया, क्योंकि टेट्राबोरिक एसिड में N लग जाएगा तो हो जाएगा सोडियम टेट्राबोरेट। अब इस सोडियम टेट्राबोरेट को, इस सोडियम टेट्राबोरेट को रिएक्ट करा दो HCl के साथ, फिर H प्लस या Cl माइनस, H प्लस के पोजीशन पे जाएगा तो बन जाएगा H2B4O7। अब तो पूरा कहानी वैसे ही चलेगा जो ऑलरेडी पहले चल चुका है ना, H2B4O7 बन गया। अब इसको जैसे आप हीट करेंगे, हीट करने के बाद क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा H3BO3, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं BOH3, है ना। अब इसको क्या करेंगे, नहीं नहीं, इसमें ऐड करेंगे वाटर, सॉरी वाटर ऐड करेंगे तो H3BO3 बन जाएगा। अब जब जाके हीट करेंगे इसको, तो हीट करने के बाद क्या बन जाएगा, ये B2O3 प्लस H2O। तो देखिए यहां से भी प्रिपरेशन हो गया किसका, बोरॉन ट्राइऑक्साइड का। देखो रिपीट कर रहा हूं, पहले लिए कोलेमेनाइट, कोलेमेनाइट को फ्यूजिंग किए किसके साथ, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो यहां से बन गया Na2B4O7, ये क्या है आपका सोडियम टेट्राबोरेट, और साथ में बना क्या आपका सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट में HCl ऐड कर दिए, बन गया H2B4O7 टेट्राबोरिक एसिड, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोलिसिस कराए तो H3BO3 बन गया, और जैसे इसको हीट कर दिए तो B2O3 बन गया। क्या बच्चों ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया, गिव मी आंसर प्लीज, यस और नो। देखो ये जो है ना, सेम जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन पे आप जाइएगा ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन पे जब आप जाएंगे ना, उस टाइम कुछ नहीं होगा, ऐसे ही सारा कुछ चलेगा और हम पहुंचेंगे कहां पे, B2O3 पे। और B2O3 में जब Mg ऐड कर देंगे, Mg ऐड कर देंगे तो फिर क्या होगा बेटा, B2O3 में जब ऐसे Mg ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका बोरॉन में, ये कैल्शियम ऐड करेंगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बोरॉन में, ठीक है। चलो आपको क्लियर हो रहा है ना, ये मजा आ रहा है मुझे, फिर आप ऐसे बोल रहे हो क्लियर, तो मजा आ रहा है पढ़ के।
चलो आगे चलते हैं। आगे अब हेडिंग में लिखो B2O3, B2O3। अब B2O3 का थोड़ा कहानी बताने जा रहा हूं, है ना, कि देखो जरा, अगर आप इसका नाम देते, इसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है। अब जैसे देखो बच्चों, जैसे इसमें H2O आप ऐड कर देंगे तो ये पहले फॉर्मेशन करता है HbO2 का, HbO2, इसका नाम है मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, ओके। अब इस HbO2 में अगर आप वापस H2O ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा H3BO3, जो कि नाम क्या होगा इसका, ऑर्थोबोरिक एसिड, या नॉर्मली इसको बोरिक एसिड के नाम से बुलाते हैं। सुनो, ये तो मैंने लिख के बता दिया कि बन रहा है ये भी बीच में, लेकिन डायरेक्ट जब H2O लिखेंगे तो समझ लो एक्सेस में वाटर होगा, तो डायरेक्ट क्या हम लोग लिखते हैं H3BO3। क्यों लिखते हैं ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आप ये क्या हो गया आपका, एनहाइड्राइड ऑफ बोरिक एसिड, ऐसे याद रखो। एनहाइड्राइड का मतलब समझ रहे हो, रफ में बताऊं, जैसे देखो ये, जैसे ये देखो, मान लो H2SO4 आपने ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड है, यहां से H2O बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा, SO3। ये SO3 क्या है आपका, एसिडिक ऑक्साइड, इसको हम क्या कहेंगे, एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4। याद रखना कि जिस ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड होगा उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का उसका एसिडिक ऑक्साइड भी होगा, और इसको हम लोग एनहाइड्राइड से बुलाते हैं। अगर SO3 में आपने वाटर ऐड कर दिया तो कुछ नहीं, देखो ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, तो +6 का ही बनाएगा H2SO4, ठीक है। अगर आपने H2SO3 ले लिया, सल्फ्यूरस एसिड, और इसको हीट कर दिया तो H2O बाहर निकलेगा, तो बनेगा ये SO2। ये एनहाइड्राइड है किसका, H2SO3 का। अगर इसमें H2O आपने ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, H2SO3। तो ये होता है एनहाइड्राइड, कि जब किसी ऑक्सी एसिड से वाटर रिमूव कर लेते हैं ना, वाटर रिमूव कर लेते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है कि एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। एनहाइड्राइड आपको समझ में आया बच्चों, एनहाइड्राइड क्या होता है समझ में आया, एनहाइड्राइड समझ में आया बच्चों। जब आप ऑक्सी एसिड से वाटर रिमूव करेंगे तो जो बनेगा, ठीक है ना, तो ये बात मैंने आपको बता दिया। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन और है कि जब आप CuSO4 से रिएक्शन कराएंगे B2O3 का, तो यहां से जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CuBO2 होल ट्वाइस, CuBO2 होल ट्वाइस, और प्लस बनता है SO2, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनता है। बच्चों ये जो देख रहे हो ना, ये ग्लासी बिड होता है, जिसका कलर होता है ब्लू, ब्लू कलर का ग्लासी, ग्लासी बीड, ग्लासी बीड। ये ग्लासी बीड क्या होता है, छोटे छोटे दाने, ठीक है, जो ग्लासी होता है, छोटे छोटे एकदम दाने, जो ग्लासी नेचर का होता है ना, इसको हम बोलते हैं ग्लासी बीड, ठीक है। अच्छा मैं रिपीट करता हूं, एक बच्चे ने बोला सर वापस से सुनो मेरी बात सुनो, कि जब आप किसी ऑक्सी एसिड से वाटर रिमूव करेंगे, उसके बाद जो ऑक्साइड बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड, है ना, और जो कि एसिडिक नेचर का रखेगा। सीधी बात याद रखना कि जिस ऑक्सीडेशन स्टेट पे ऑक्साइड होगा उसी पे उसका ऑक्सी एसिड भी होगा, ये सिमिलरिटी है। जैसे एग्जांपल में SO3 में अगर H2O ऐड कर दो तो ये बन जाएगा H2SO4, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहां भी +6 है, ठीक है। अगर इससे H2O बाहर निकाल लेंगे आप तो बन जाएगा ऑटोमेटिक क्या आपका SO3। देखो 4 में से एक ऑक्सीजन चला गया, 2 हाइड्रोजन चला गया, क्या हो गया SO3। इसी तरीके से होता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, यहां से अगर H2O बाहर आपने निकाल लिया तो क्या बन गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ भी इसका +4 इसका भी +4, तो ये क्या कहलाएगा, एनहाइड्राइड ऑफ दिस एसिड, ठीक है ना। तो ये बातें ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि CuSO4 जब B2O3 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा आपका
ग्लासी बीड बनाएगा। ग्लासी बीड मतलब जो ग्लासी नेचर का छोटे छोटे दाने, ठीक है। एक बोरेक्स बीड टेस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे जाके, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। समझ गए? इसका कलर क्या होगा बच्चों? ब्लू। बच्चों ये समझ में आ गया, ये रिएक्शन कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करेगा B2O3 से बनता है CuBO2 होल्ड वाइज, जो ग्लासी बीट रखता है, ठीक है, मतलब छोटे छोटे दाने ग्लासी नेचर का होता है। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना बच्चों, अंडरस्टैंड। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से लिखना आगे की टॉप कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कि अगर आप B2O3 में क्रोमियम सल्फेट ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे B2O3 आपने ले लिया और इसमें आपने ऐड कर दिया Cr2SO4 होल थ्राइस, तो यहां से प्रोडक्ट बनता है बच्चों CrBO2 होल ट्वाइस। और ये भी एक ग्लासी बीड होता है ना, जो नॉर्मली इसको हम लोग लिखते हैं कि ग्रीन मेटल बोरेट, कि जनरली क्रोमियम का, है ना, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 पे जाता है। और उसमें कैसा कंडीशन ऑब्जर्व होता है कि भैया इसका जो कलर ऑब्जर्व होगा वो ग्रीन कलर ऑब्जर्व होगा, ठीक है। ये कंडीशन आप ध्यान रखना, समझ गए? ये कलर कौन सा है इसका? ग्रीन, ग्रीन ग्रीनिश कलर का होगा, ठीक है बच्चों, ये कंडीशन। अब मैं जा रहा हूं ऑर्थोबोरिक एसिड के ऊपर, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। हेडिंग में जरा लिख लेना, ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड, ओके, ऑर्थोबोरिक एसिड। सबसे पहली बात बच्चों कि ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला हम आपको बताते हैं, H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला है, जिसको हम लोग BOH3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है BOH OH OH, ठीक है, समझ गए? इसका बेसिसिटी होता है 1, याद रखना, क्योंकि ये बिहेव करता है एज ए लेविस एसिड बिकॉज कंटेन वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। हाइब्रिडेशन भी आप आराम से इसका निकाल सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि जब B2O3 का रिएक्शन आप कराएंगे H2O के साथ, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि आपका H3BO3 का फॉर्मेशन होगा, समझ गए? तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना, ये भी बात मैंने आपको बता दिया, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट है, अगर आपने बोरेक्स में HCl ऐड कर दिया तो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस क्या बन जाएगा? ये H3BO3, है ना। ये चीज आपने देखा था ना कि जैसे बोरेक्स हम लिए थे Na2B4O7 B4O7.10H2O, इसमें क्या हुआ था? HCl ऐड करने पे H2B4O7 बना, उसमें हमने जब ऐड कर दिए वाटर तो क्या बन गया था? H3BO3। याद आया? अरे याद आया, अभी तुरंत बताया थे ना। ये कहां गया? ये देखो, ये देखो, HCl ऐड करने पे क्या बन रहा है? टेट्राबोरिक एसिड। वाटर ऐड करने पे क्या बन रहा है? H3BO3। सेम वैसे यहां भी होगा कि अगर कोलेमनाइट में Na2CO3 को फ्यूजिंग कर रहे हैं, Na2B4O7 HCl ऐड कर रहे हैं, H2B4O7 फिर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस क्या बन रहा है? H3BO3, है ना। तो एक मेथड ये भी हो गया प्रिपरेशन ऑफ H3BO3 का। कैसे? कि फ्रॉम कोलेमनाइट, फ्रॉम कोलेमनाइट, ओके, ये भी आप लिख लेंगे बच्चों। फ्रॉम कोलेमनाइट भी हम लोग इसका प्रिपरेशन करते हैं, है ना। ये भी इसका इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। Ca2B6O11, और इसमें हम क्या कर रहे हैं? फ्यूजिंग करा रहे हैं Na2CO3 का, एंड फॉलोड बाय सेम स्टेप फॉर्म करेगा ये H3BO3।
ये भी H3BO3 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब इसके बाद जरा कुछ कहानी लिखते हैं इसके बारे में। ये जो H3BO3 है ये एक वीक एसिड है, वीक एसिड। एसिड को हम लोग वीक और स्ट्रॉन्ग में डिवाइड करते हैं। जो 100% जनरेट करेगा H+ डिसोसिएट होकर, वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें आता है H2SO4, HCl, HBr, HI, HF वीक एसिड होता है। इसके अलावा बच्चों HNO3 है ना, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। बाकी जो आप इनऑर्गेनिक सॉरी फिजिकल में पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, कि जिसका Ka का वैल्यू फिक्स डिफाइन होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इसको कहते हैं। इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम पे गया होगा। और जो एसिड डिसोसिएट होकर इक्विलिब्रियम पे जाता है वो कैसा होता है, वीक एसिड। ठीक है ना। और Ka का वैल्यू जितना कम उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना कम, Ka का वैल्यू जितना ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या उतना ही ज्यादा। ये बात भी बच्चों आप ध्यान रखना। ओके, ये बात भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है ना। तो अब हम अगर बात करें